टॉपिक है हमारा फुल क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स, वो पोल्यूटेंट्स जो इंडस्ट्री से निकलते हैं और स्पेसिफिकली पानी को, चूँकि हम वाटर के लिहाज से डिस्कस कर रहे हैं। इसका मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा सोच का है, लेकिन क्योंकि आपकी ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, किसी ने कोई प्रॉपर जवाब नहीं दिया है, सबको भूल गया कि आप लोगों ने क्या पढ़ा था। तो इसके जो पॉइंट्स मेरे ख्याल में मैंने बता दिए थे, मैं वहीं से शुरू करने लगा हूँ दोबारा। सबसे पहली चीज़, इंडस्ट्री ख़ास छोटी हो बड़ी हो, किसी भी किस्म की हो, वो पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा पॉइंट सोर्स होती है। बड़ी है तो हमारा बड़ा पॉइंट सोर्स हो जाएगा, छोटी भी है तो वो भी सोर्सेज हैं, लेकिन हमारी जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना ही ज़्यादा वो पोल्यूशन का असर। सेकेंड, अब आगे डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मुख्तलिफ किस्म की है और दूसरा उनसे बहुत से मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूशन निकलते हैं, जिनमें नंबर 1 पर वो हैं जो एयर में जाते हैं और नंबर 2 पर वो हैं जो पानी में आते हैं। यहाँ पे फिलहाल हमने सिर्फ वाटर के लिहाज से डिस्कस करना है, क्योंकि हम एयर पोल्यूशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ वाटर के लिहाज से उसको डिस्कस करना है। ये इस तरह के जो पॉइंट्स हैं बेसिक उनको ध्यान में रखना है। एक ही चीज़ दो जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन एयर में भी है, सॉइल के लिए भी है, और जहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो पानी के लिहाज से। चलें, बहरहाल दूसरी चीज़, दो चीज़ों की तीसरा पार्ट, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की बहुत सी टाइप्स हैं, हम ख़ास तौर पर उन चंद इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे जिसका ताल्लुक नंबर 1 पानी से और फिर उसका इफेक्ट स्पेसिफिकली इंसानों पे। जी, ये प्रॉब्लम है जी, नेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहती है। ये जो लोग लेट आए हैं दोबारा नोट कर लीजिए, आपने आते ही चैट के ज़रिए अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है, और तमाम ग्रुप लीडर्स, मैंने कहा था कि आप लोगों ने हेल्प करनी है सीआर की, और मुझे इस वक्त भी नज़र नहीं आ रही है एक्शन, तो निम्रा मौजूद है। निम्रा आपने कोऑर्डिनेट करना है बाकी ग्रुप लीडर के साथ, अटेंडेंस को, आज की अटेंडेंस को चेक करना है, और चाहे तो उसके स्क्रीनशॉट्स ले लें या नोट कर लें और ये मुझे काफी सेंड करें, अपने पास भी रिकॉर्ड रखना है। ओके सर। तमाम ग्रुप लीडर्स में पहले कह चुका हूँ, सबको एक्टिव होना चाहिए और सब ने सीआरजीआर की हेल्प करनी होती है, ये मैं पहले से बता चुका हूँ आपको। जी, ये चूँकि दरमियान में डिस्कनेक्ट हुए हैं, लास्ट पॉइंट जो मैं बोल रहा था, अब तक आवाज़ पहुँची थी, क्या थी जी डिस्कशन में? जी, मैंने अभी तक हमने 2 पॉइंट्स का जिक्र किया था और मैं तीसरा पॉइंट शुरू करने लगा था कि वो कौन सी इंडस्ट्रीज है जो हमें ज़्यादा कंसर्न है, जिनका हमारे साथ ज़्यादा करीबी ताल्लुक है, जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, और उसी को मैं दोबारा शुरू करने लगा हूँ। अब याद रखिए, चूँकि इंडस्ट्री तो बहुत सी हैं, तरतीब आगे हो सकती है। मैं नंबर 1 पर मेटलर्जीज को लेके आ रहा हूँ। आप मेटलर्जी के नाम से वाकिफ हैं, ये चूँकि एक बार डिस्कस हो चुका हुआ है। जहाँ भी मुख्तलिफ ओर्स को रोस्ट करके उनसे आगे कोई मेटल तैयार की जा रही है, वहाँ नंबर 1 पर एयर पोल्यूशन होती है, और वो जो गैसेस निकलती हैं वो सारी की सारी आखिरकार पानी में हल होकर वाटर पोल्यूशन की तरफ आ जाती है। मसलन आपको याद होगा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO, NO2 एट्सेट्रा, इन सब का जिक्र हो चुका है, और ये सब की सब मुख्तलिफ मेटल्स को जब प्रोसेस किया जा रहा होता है वहाँ से निकलती हैं डायरेक्टली एयर पोल्यूशन, और पानी की नमी के साथ एक्ट करते ही एसिड रेन की शक्ल में ज़मीन तक, और वो एसिड रेन उसमें वाटर पोल्यूशन ही है, और वो आगे फिर बहुत सी चीज़ों को, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, और इसको हमने आगे अभी जो हमने सोर्स को डिस्कस किया है, इसके इफेक्ट्स को डिटेल से डिस्कस करें। जी, अक्सा आपने हाथ रेस किया हुआ है, अक्सा आप कुछ कहना चाहती हैं? अक्सा 5544 आपका हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाहती हैं? नो सर, गलती से हो गया था। चलो ठीक है जी। ये इंडस्ट्री में से मैंने एक हिस्से का जिक्र किया, एक और उसका ताल्लुक इसी के साथ ही है,
चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अदर एसिड्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं और तमाम एसिड इंडस्ट्री से भी यही गैसेस निकलती हैं और वही कुछ काज करती हैं जो मेटलर्जी से निकलने वाली यानी एसिड रेन की तरफ, और इसको हमने डिटेल्स करना है इफेक्ट्स, एक्वेटिक लाइफ के इफेक्ट्स के। दो इंडस्ट्रीज होगी हमारी। तीसरी इंडस्ट्रीज बहुत इम्पोर्टेंट है और ये है ऑर्गेनिक मटेरियल सेक्टर का, वो तमाम इंडस्ट्रीज जहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार होते हैं, जिनमें ऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी शामिल हैं और अदर सब्सटेंसेस भी। याद रखिए कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इवेपोरेट होते हैं यानी एयर में चले जाते हैं और उनमें से कुछ तो डायरेक्टली एयर के जरिए मुतासर करते हैं, जिसका जिक्र पहले हो चुका हो। लेकिन जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें से वो कंपाउंड जो सॉल्युबल हैं वो किसी न किसी तरीके से पानी तक पहुँचते हैं और इसका जिक्र भी हो चुका होगा किसी और जगह पे, लेकिन यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं। फर्ज कीजिए किसान ने इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड स्प्रे किया है अपनी फसल के ऊपर, बारिश के बाद वो पानी में बहता हुआ वाटर बॉडीज तक पहुँच जाएगा और क्या कुछ करेगा वेल नॉन है, इससे पहले भी जिक्र हो चुका। और ज़ाहिर है कि इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए ये इंतहाई खतरे का बायस भी है। अब माइनिंग, अगरचे माइनिंग ज़ाहिर एक अलग चीज़ है, लेकिन माइनिंग का ताल्लुक आखिरकार संतों से आ जाता है, इंडस्ट्री से आ जाता है। जहाँ भी माइनिंग होती है वहाँ से जो कुछ निकल रहा होता है और कुछ जो जब वो वॉश किया जाता है, जैसे ही आप किसी को वॉश करते हैं तो वो सब कुछ, और इंडस्ट्री में बहुत सी इंडस्ट्रीज में चीज़ों को वॉश करना बहुत आराम सी चीज़ है, वो आखिरकार पानी के सोर्सेज तक पहुँच जाता है। ये फिर टॉपिक रिपीटिशन होगी। पाकिस्तान के रेफरेंस से मैंने स्पेसिफिकली कसूर के इलाके का जिक्र करते हुए टैनरीज का जिक्र किया, क्योंकि डिस्कस हो चुका है, इसलिए मैं सिर्फ इतना जिक्र करूँगा कि वहाँ से निकलने वाली हैवी मेटल्स डायरेक्टली पानी में जा रही हैं ऑर्टिफिशियल कलर्स में और ज़ाहिर इंतहाई खतरनाक। एक मेरे जहन में पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट भी यहाँ पर डिस्कस हुआ है लेकिन मैं इसको दोबारा करना चाह रहा हूँ। हमारे आसपास शिप्रा से लाहौर तक सारी की सारी जगह, इवन शिप्रा से कुछ हद तक पसपत रोड पे और ऐसे ही लाहौर से गुजरावाला रोड जो कि डिस्ट्रिक्ट शिप्रा का हिस्सा है, इन सब जगहों पे बहुत सी इंडस्ट्रीज मौजूद, और इसका ताल्लुक मैं स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट शिप्रा के लिहाज से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो ये इंडिकेट कर रही हैं कि हमारे अंडरग्राउंड वाटर में आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा होती जा रही है। आर्सेनिक एक बहुत मशहूर एलिमेंट भी है और इसके कंपाउंड याद रखिए, जब हम आर्सेनिक कहते हैं तो जरूरी नहीं होता कि हम उस मेटल की बात करते हैं, उसके जो कंपाउंड्स हैं जैसे आर्सेनिक ऑक्साइड है, जब वो भी पानी में जाएगा तो आर्सेनिक ही का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। अब ये जो पोल्यूशन इंडस्ट्री शामिल कर रही है, और हमारी बर्तरी देखिए कि दो तरीकों से हो रही है। कुछ इंडस्ट्रीज आर्सेनिक को डायरेक्टली उन नालों में बहा रहे हैं जिसका जिक्र इससे पहले हो चुका हुआ, मैं जिक्र कर चुका हूँ पहले, नाला डेक, नाला बेट, नाला निकासी और इसके अलावा दरिया रावी। जबकि कुछ इंडस्ट्रीज जानबूझ के अपने वेस्ट वाटर को बजाय बाहर निकालने के अंडरग्राउंड यानी जमीन के अंदर डंप कर देती हैं। ये और भी जगहों पे ऐसा हो रहा है, यहाँ ही नहीं बल्कि और भी जगहों पे ऐसा हो रहा है और ये इंतहाई खतरनाक है, चूँकि आर्सेनिक एक ख़ास मिक़दार से ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो चुका है, ख़ास इंसानों के लिए। कुछ एनिमल्स हैं जो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इंसान बहुत नाजुक है बहुत से मामलों में और इंसानों भी नुकसान है। ये था जी लोकली एक पॉइंट का जिक्र किया, और ज़ाहिर है और जगह पे भी ऐसा हो सकता है, हो रहा होगा डेफिनेटली। अच्छा, अब इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस में जिन स्पेसिफिक हैवी मेटल्स का जिक्र हो चुका है या हो रहा है, जैसे पहले उनका जिक्र हुआ है, उनमें मरकरी, क्रोमियम,
क्रोमियम इसका 10 क्लास जिक्र हुआ था, कॉपर, जिंक, निकल, कोबाल्ट, लेड, एंटीमनी एक्सेट्रा, और आर्सेनिक का जिक्र मैंने आज किया, सुबह छत हुआ। अब ये बहुत सी एलिमेंट्स मेटल्स हैं जिन्हें हैवी मेटल्स कहते हैं, और ये इंसानों और एनिमल्स को और खासकर प्लांट्स को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान का बायस है। मरकरी के हवाले से भी थोड़ा सा पॉइंट है। मरकरी के बहुत से कंपाउंड्स ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, इसका मेडिसिन से भी ताल्लुक़ है। मर्क्यूरिक सल्फाइड जो हैं वो एंटी बैक्टीरियल होने के वजह से, एंटी माइक्रोब होने की वजह से एज मेडिसिन यूज़ किए जाते हैं। ये लगाने वाली मेडिसिन जो बॉडी स्किन पर लगाई जाती है उसके अंदर। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये हैवी मेटल और इंतहाई ख़तरनाक मेटल में शामिल है। लेड, इसका जिक्र भी एक बार पहले हो चुका हुआ। याद रखिए कि मेजॉरिटी लोगों के घरों में जो पानी के पाइप हैं, वाटर सप्लाई वाले पाइप, उनमें लेड यूज़ होते हैं, और वो लेड इंतहाई ख़तरनाक है सेहत के लिए। अब प्लास्टिक के पाइप आ चुके हुए हैं, वो किस हद तक सेफ हैं अभी 100% तो उनके फैक्ट सामने नहीं आए हैं, टाइम लगेगा, लेकिन बहरहाल वो भी नुकसान दे हैं। किस हद नुकसान देते हैं इसके बारे में कुछ कहना फिलहाल मुश्किल है। एक स्टेटमेंट जो पहले कभी कहीं डिस्कस हुआ था और बड़ी हैरान कन चीज़, इफ यू रिमेंबर, लाहौर, शालामार बाग, शाहजहां, ये सब नाम आपने सब सुने हुए हैं। बहरहाल जो शाहजहां और जहांगीर वगैरह के रेफरेंस से जो चीज़ें हिस्ट्री में मौजूद हैं कि नहरों के ज़रिए पानी उनके बागों तक, उनके घरों तक पहुँचता था, और उसको मिट्टी के बने हुए पाइप्स के ज़रिए गुजार के उनके हमामों तक पहुँचाया जाता था, और उसको बाकायदा गर्म करने का इंतजाम भी मौजूद था सर्दी के मौसम। और बाई चांस चूँकि इसका ज़िक्र आ रहा है, लेकिन आप देखिए कि जो मिट्टी के बने हुए बर्तन और पाइप्स हैं वो सेफ हैं, लेकिन हैवी मेटल्स जहाँ भी आएंगे वो नुकसान का बायस है। ये सोर्सेज तकरीबन हमारे सारे के सारे मोस्टली डिस्कस हो चुके हुए हैं, और अब हमने ये देखना है कि हाँ, एक पॉइंट जो कि पीछे कहीं डिस्कस हो चुका है लेकिन दोबारा एग्रीकल्चर के हवाले से, ये मैंने थोड़ी पर भी जिक्र किया था कि किसान जब स्प्रे करते हैं वो स्प्रेस आफ्टर रेन, या वो स्प्रे जो मिट्टी पे गिरा हुआ है जो किसान ने किया था ज़मीन पे खेत में गिर गया, जब भी एक्स्ट्रा पानी वो फ्लड की शक्ल में हो, वो पानी ज़्यादा लगा दिया गया उसमें, या बारिश हुई हो और पानी फ्लो कर रहा हो, या आखिरकार वाटर बॉडीज तक पहुँच, और अब हमने ये सारे का सारा पानी जिसमें पुल शामिल है पहुँच गया है किसी वाटर बॉडी तक, हाँ वो एक फ्रेश वाटर लेक है, पॉन्ड है, स्लो रनिंग या फास्ट रनिंग स्ट्रीम है, या सी है, जहाँ भी जाएगा वो नुकसान का बायस है, डिपेंड करते हुए कि कौन सा केमिकल है, उसके अपने स्पेसिफिक इफेक्ट्स। आपके बेसिक बुक या आपकी टेक्स्ट बुक भी है, पहले दो सेमेस्टर में जहाँ पे मिलर हार्ट है उसने, और इसके अलावा और भी बहुत सी बुक्स के अंदर जिक्र मौजूद है कि जो वाटर बॉडीज में एनिमल करते हैं, खासतौर पर एम्फीबियंस, फ्रेश वाटर बॉडीज, वो बहुत से खतरे में हैं, उनकी तादाद मुसलसल कम हो रही है। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि उसकी क्या रीज़न है। वहाँ सिर्फ ये जिक्र था कि तादाद कम हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम उस पॉइंट को, उसके रिलेटेड अदर पॉइंट्स को भी स्टडी करेंगे। बहुत पहले से रिसर्च होना शुरू हो चुकी थी कि हैवी मेटल्स क्या कुछ कर रही है और एक्वेटिक लाइफ को और फिशेस को क्या नुकसान पहुँचाएगी। फिर हम चंद पॉइंट आउट करने वाले हैं। नंबर एक, हैवी मेटल्स जब पानी में जाती हैं तो फिशेस को, एम्फीबियंस को और दूसरे एनिमल्स को
भी डैमेज करती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंसानों को डैमेज करती हैं। हम पहले जिक्र कर चुके हैं, हैवी मेटल्स बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस हैं। ये लिवर को, किडनीज़ को और बॉडी के अदर ऑर्गन्स को भी कम-बेश तमाम हैवी मेटल टॉक्सिक हैं। जब ये ख़ास मिक़दार से हमें बहुत, मिसाल के तौर पर कॉपर है, कॉपर हमें बहुत लिमिटेड अमाउंट में चाहिए होता है, ज़्यादा मिक़दार में हो ये टॉक्सिक हो जाता है। ऐसे निकल है, ज़िंक है, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड हैं, लेकिन ट्रेस बहुत ही कम मिक़दार के बाद होती है। अब यहाँ पे बाई चांस एक और चीज़ का ज़िक्र भी आ जाएगा, अगर जिसका वाटर बॉडी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जो कि ह्यूमन हेल्थ से ताल्लुक़ है, इसलिए मैं इसका ज़िक्र ज़रूर करूँगा। हमारे यहाँ जो हकीम हैं, वो मेटल्स के कुछ तेल, मेटल का कुछ असल में मेटल ऑक्साइड होता है, वो एज़ मेडिसिन यूज़ करते हैं। उसमें 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर कुश्ता कच्चा रहा हो, उसमें मेटल मौजूद होती है, जो डायरेक्टली टॉक्सिक हो जाती है, और अगर उसकी मिक़दार ज़्यादा यूज़ कर ली जाए, तो वो भी दोबारा टॉक्सिक है और वो लिवर और किडनी दोनों को डैमेज करती है। बहरहाल, इसी चीज़ को सामने रखते हुए वापस पानी के अंदर आ जाएँ। हैवी मेटल्स डायरेक्टली उन तमाम एनिमल्स को जिनसे हम कंसर्न हैं, नंबर 1 पे हम फिशेज़ से, ऐसे एम्फीबिया जो कि पानी में रहते हैं और अदर एनिमल्स, उनको मुतासिर करते हैं, उनको डैमेज करते हैं। दूसरा हिस्सा जिसका ज़िक्र जनरल इंडस्ट्रीज़ में और एयर पोल्यूशन में हो चुका होगा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड एटसेट्रा और CO2 कार्बन किस्म की शक्ल में। जब भी बारिश होती है, नमी होती है, ये पानी में हल होकर आखिरकार रन ऑफ करते हुए पहुँच जाते हैं वाटर बॉडीज़। जो ये लो पीएच है, इसके 2 इफ़ेक्ट्स हमें हैं। एक जो जिसका मामूली सा ज़िक्र पहले हो चुका हुआ, जब एसिड रेन ज़मीन पर से फ्लो हो रही होती है, तो वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ मेटल्स को अपने अंदर सॉल्युबल कर लेती है, हल कर लेती है। बेस्ट नोन एग्जांपल एल्यूमीनियम की है, चूँकि एल्यूमीनियम काफ़ी ज़्यादा मिक़दार में ज़मीन में, मिट्टी में मौजूद होती है। लो पीएच यानी जब एसिडिक रेन मौजूद हो, उसकी वजह से ये हल होकर पानी में बहती है, वाटर बॉडीज़ तक पहुँचती है और एक्वेटिक लाइफ को डायरेक्टली नुकसान पहुँचा रही है। अदर मेटल्स भी ऐसे हैं, अदर मेटल्स भी अपने आयन से आयन की शक्ल में डिसॉल्व हो जाएंगे और पानी में पहुँचेंगे और नुकसान का बायस बनेंगे एक्वेटिक लाइफ। अब बजाते खुद जो एसिड रेन है, जो बाहर है, वो भी पानी के अंदर जब आ गई है, तो एक्वेटिक पोल्यूशन। एसिड रेन, लो पीएच का मतलब है प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। अब आपने एक टॉपिक पढ़ा हुआ है, ये था आपके चौथे सेमेस्टर में होना चाहिए, प्लांट फिजियोलॉजी के हवाले से। अ, कुछ इससे रिलेटेड और टॉपिक्स भी हैं। आपको याद होगा सेल मेम्ब्रेन्स के ऊपर बहुत से रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरा हाँ पॉइंट आपने फिजियोलॉजी में, एनिमल फिजियोलॉजी में और शायद प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा पहले से। डोनल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्फ्रेंस पढ़ा हुआ है। आपने एंटीपोड्स, सिम्पोड्स के कंसेप्ट स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी। अब ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं एनिमल्स और ज़ाहिर प्लांट के साथ भी रिलेटेड हैं। जब लो पीएच हो, तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो लो पीएच डायरेक्टली भी नुकसान दे रही है एनिमल्स को प्रैक्टिकली। नंबर 2, इसकी मौजूदगी में मेटल्स जो है वो सॉल्युबल हो जाती हैं, आयनिक फॉर्म में आ जाती हैं, और पहले ज़िक्र हो चुका है कि आयनिक फॉर्म के अंदर जो मेटल्स हैं, वो ज़्यादा नुकसानदेह हैं प्योर मेटल के मुकाबले। तीसरी अहम चीज़, इन कंडीशंस में कुछ रेडिकल्स बनते हैं, ऑक्सीजन डबल एक्टिव आयन, जिसको हम सुपर ऑक्साइड आयन कह सकते हैं। ये एन आयन है, एक्टिव आयन। ऐसे ही OH आयन, OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, ये तमाम आयन, इसके अलावा भी दूसरे आयन
कुछ रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं, बॉडी में एंटर हो जाते हैं, और जैसे पहले बात हो चुकी, ये लिवर और किडनीज को खास तौर पर अदर टिश्यूज को भी डैमेज कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है डैमेज के हवाले से, जो जुवेनाइल्स होते हैं, यानी लार्वे और छोटे बच्चे किसी भी एनिमल के, वो ज़्यादा हसास होते हैं। और इफ़ यू रिमेंबर मिलर से टॉपिक, मिलर मीन कि चूँकि आप लोगों ने सिर्फ मिलर को स्टडी किया हुआ है, बहुत कम लोगों ने जेनेटिक प्लान को स्टडी किया होगा। वहाँ भी मेंशन है कि एक्वेटिक लाइफ इन्हीं वजूहत से कम होती जा रही है, डैमेज हो रही है, उसको बहुत शदीद नुकसान पहुँच रहा है, और उसके रीजंस आपके सामने सिस्टम दी गई है। जी, लेट कमर्स दोबारा सुन लीजिए। ये आज इस वक्त 28 लोग प्रेजेंट हैं मेरे सामने, और जो लोग लेट आए हैं, जिन तक बात नहीं पहुंची थी, अपनी अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा। आप लोगों ने आते ही मैं पहले कैच कौन, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हैं तो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। हाँ जी, बात चल रही थी हमारे प्रोटॉन्स, मतलब रेडिकल और हैवी मेटल्स जो कि नुकसान पहुंचा रहे हैं एक्वेटिक लाइफ को, और एक्वेटिक लाइफ मुसलसल कम होती जा रही है। फिशेस, अब पूरी दुनिया में पानी से असलम वाले जानदारों में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है फूड, क्योंकि इसको मुस्लिम और नॉन मुस्लिम सब लोग यूज़ करते हैं, वो फिश। जबकि जो कुछ अदर प्रोडक्ट्स हैं जिनको कुछ मुसलमान यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते, और कुछ और नॉन मुस्लिम औरतों की भी सारी की सारी यूज़ करती है। तो फ़िका के डिफरेंस की वजह से ऐसा है कुछ कि कुछ मुस्लिम यूज़ करते हैं, कुछ नहीं करते। जी, बात हो रही थी फिश की। ये सब चीज़ें चूँकि हमने जनरल ज़िक्र किया एक्वेटिक लाइफ का, वो तमाम मछलियाँ जो पानी में रहती हैं, याद रखिए कि वैसे तो सारी की सारी मछलियाँ मुतासर होती हैं जैसे अदर एनिमल्स हैं, लेकिन याद रखिएगा कि जैसे इंसानों में डिफरेंस हैं, एनिमल्स में भी डिफरेंस होते हैं, और डिफरेंट स्पीशीज़ में भी आपस में फ़र्क होता है। कुछ ऐसे एनिमल हैं जो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कम मुतासर होते हैं। बहरहाल मेजॉरिटी फिशेज़ मुतासर होती हैं, और ये सब चीज़ें यानी पोल्यूटेड जिनका ज़िक्र हम कर रहे हैं पानी के रेफरेंस से। ये नंबर एक तो फ़िश, चूँकि फ़िश सांस लेती है तो अपने जो पानी है उसके जब गिल्स में से गुजरता है, गिल्स के साथ अटैचमेंट हो जाती है इन पोल्यूटेंट्स की, और मेटल आयंस हैं या अदर चीज़ें हैं, और वहाँ से फिर ये ब्लड में भी शामिल हो सकते हैं मेटल डिफ्यूजिबल होने की वजह से। ठीक, इसका इफेक्ट जो बाहर स्किन है उस पर भी इफेक्ट हो सकता है, कुछ मेटल्स का स्किन डैमेज हो सकती है, गिल्स डैमेज होते हैं, तो बॉडी के अंदर जाने के बाद अदर सिस्टम्स और इवन ब्रेन को भी डैमेज कर सकते हैं। और ब्रेन में डैमेज दो किस्म का है, ब्रेन में स्ट्रक्चरल डैमेज के अलावा उसकी जो फंक्शनिंग है वो मुतासर हो सकती है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। ये सब कुछ था जी फिशेस के हवाले से। याद रखिए कि जैसे मैं पहले कहा था कि जो अर्ली स्टेजेस होती हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। मछली के अंडे और उन अंडों से बच्चे बन रहे हैं एम्ब्रायो स्टेज में, एम्ब्रियो, उसके ऊपर इनके असरात ज़्यादा होते हैं। और आप ऑलरेडी कहीं पढ़ चुके हैं, मैं बस बोल रहा हूँ, आपको सुन के याद आ जाएगा। व्हाट इज टेराडोलॉजी, बताएगा? व्हाट इज टेराडोलॉजी? क्लास में से कोई भी आंसर देना चाहते हो? नो आंसर? दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है, क्या बात है?
सारी क्लास हो रही है क्या? किसी कोई बात नहीं है? आपने तो सारी साइड डेवलपमेंट पढ़ ली है मेरे ख्याल से। था सेमेस्टर 5 में थी डेवलपमेंट। वन से रखा सर इस सेमेस्टर में हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। डेवलपमेंट आप अभी छठे में पढ़ रहे हैं, ठीक है चलो। पर ये तो अर्ली क्लासेस में आया है क्वेश्चन। टेराटोलॉजी नहीं है किसी को भी हमारा? पैलेंटोलॉजी नहीं, टेराटोलॉजी का है हमारा। और कोई भी क्लास में से कौन से सर क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा। टेराटोलॉजी TERATOLOGY। आप कहते हैं मैं चैट पे लिख दूं? मैं चैट पे लिख रहा हूँ, उसको स्पेलिंग चेक कर दीजिए। जी ये मैंने लिखा है, मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा अब तक? टेराटोलॉजी की स्पेलिंग भेजी है मैंने निम्रा। जी सर पहुंचे। चलो पहले मैं डिस्कस किया तो उनको बता देता हूँ। जब डिफरेंट केमिकल्स इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, कोई भी केमिकल चीज या कोई भी फैक्टर जो डेवलपमेंट को मुतासर कर रहा हो, डेवलपमेंट को डिरेंज कर रहा हो, खराब कर रहा हो, तो वो टेराटोलॉजी कहलाती है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि डेवलपमेंट का ताल्लुक अब्रानी कंडीशन से होता है। और ये वजह है कि फिशेज और दूसरे जानदार जो पानी में रहते हैं, वो जब इन खतरनाक केमिकल्स का सामना करते हैं तो वो डैमेज होंगे। तो आसान जोन में कह लीजिए कि डेवलपमेंट ख़राब हो जाएगी तो जो जानदार पैदा होंगे वो नॉर्मल नहीं होंगे, एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो फिशेज के लिहाज से नुकसान का बायस है। हमारे यहाँ एक तो रवाज है जी मेले। और जहाँ मेला लगता है वहाँ पे कुछ सर्कस वगैरह भी आती हैं। और उन सर्कस में बांस का और बड़े बड़े स्टार लगाए जाते हैं। ये 6 टांगा वाला बछड़ा है और फलां चीज़ है फलां चीज़। वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट के केसेस होते हैं सारे के सारे। और बट वो आम लोगों के लिए तो वो एक खास ही बन जाती है। लेकिन याद रखिए कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों ने इसके बेसिक्स, अब जैसा बता रहे हैं कि डेवलपमेंट आप लोग स्टडी कर रहे हैं, तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट उसका हिस्सा है। और बहुत सी चीज़ें एबनॉर्मल डेवलपमेंट को काज करती हैं। आप लोगों ने इंसानों के रेफरेंस से माइक्रोस्फेली, पोलीडेक्टाइली, ब्रैकियोडेक्टाइली, हेयर लिप, क्लेफ्ट पैरेट, ये मैंने कुछ चीज़ों के नाम लिए हैं। आप इन नामों से वाकिफ हैं पहले से, क्योंकि ये सब जेनेटिक्स के अंदर डिस्कस हो चुके हैं। बहरहाल ये था जी फिशेस के ऊपर इब्तदाई कुछ असरात। और अब चंद एक स्पेसिफिक असरात हैं फिशेस में, जो कि ज़ाहिर के मुख्तलिफ रिसर्चेस का नतीजा है। चंद नए अल्फाज याद रखिए कि अभी तक सिर्फ ये जिक्र हुआ कि बॉडी में फला फला चीज़, लीवर डैमेज हो गया, किडनी डैमेज हो गए। जब लीवर डैमेज हो तो अंडरस्टूड है ब्लड भी डैमेज हो जाते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक टिश्यू इफेक्ट हो रही हो तो टिश्यूज़ की स्टडी कई तरीकों से मुमकिन है। टिश्यूज़ की स्लाइड बना के हम उसको स्टडी कर सकते हैं। फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, वो है हिस्टोपैथोलॉजी। स्पेसिफिक जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो किसी भी जानदार कि किसी टिश्यू को स्लाइड करके
उसके सेल्स को देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या डैमेज है, क्या चीज़ डैमेज हुई। जी, हमारा टाइम बहुत थोड़ा सा बाकी है, सिर्फ 4 मिनट का टाइम बाकी है। मैं इसको जल्द से जल्द पूरा करना चाह रहा हूँ, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। वह नोट कीजिए, नंबर 1, बहुत सारे फिशेस को जब ग्रो कराया गया ऐसे पानी में जिसमें हैवी मेटल्स मौजूद थे, तो उनके टिश्यूज के अंदर क्लाउडी स्वेलिंग, वैक्यूलर और हाइड्रोपिक चेंजेस नजर आए। हेपेटोसाइट्स डैमेज हुए, हेपेटोसाइट लिवर सेल्स हैं डैमेज हुए। ऐसे ही वो फिशेस जो पकड़ी गई किसी ऐसे पानी से जो पोल्यूटेड था, हैवीली पोल्यूटेड था, उनके अंदर भी यही कुछ ये सब चीजें देखी थी। आप लोगों ने कहीं पे गिल बार्स का लफ्ज पढ़ा हुआ है, ये तो सेमेस्टर 2 था आपका जब आपने फिशेस को स्टडी किया था, ज़ूलॉजी सेमेस्टर 2 बॉडी ज़ूलॉजी। गिल बार्स में कार्टिलेज होती है और वो कार्टिलेज भी मुतासर होती है, ब्लड वेस्टल सिस्टम डैमेज होता है। लिवर और किडनीज के साथ साथ मसल्स भी मुतासर होते हैं। बहरहाल ये है जी चंद एक बेसिक इफेक्ट्स जो कि फिशेस के ऊपर पैदा होते हैं। जब इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाए तो नेक्रोसिस, आप इस नाम से वाकिफ हैं जी, याद है लफ्ज़ की नहीं? व्हाट इज नेक्रोसिस? बताना चाहेगा? accidental death of cells. चलें, ठीक है। ये बताया किसने, जवाब किसने दिया था? आंसर किसने दिया है? Sir, Ikra Jahangir. Ikra Jahangir. ठीक है, गुड जी। अब चूँकि टाइम बहुत थोड़ा है जी, बहरहाल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। टॉपिक हमारा भी थोड़ा सा रह गया है बाकी।